नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। जापान का स्लिम अंतरिक्ष यान पहुंचा चंद्रमा की कक्षा में। मून स्नाइपर कहा जाता है स्लिम को। स्लिम की सफलता तय करेगी चंद्रयान 4 का भविष्य। आज है कांग्रेस का स्थापना दिवस। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हुई थी स्थापना। A.O. ह्यूम को दिया जाता है कांग्रेस को बनाने का श्रेय। और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने की बड़ी खोज। सभी प्रकार के प्लास्टिक को रिसाइकिल करना होगा बहुत आसान। प्लास्टिक प्रदूषण को जड़ से खत्म करना है मकसद। चलिए खबरों की शुरुआत करें। हाल ही में जापान का स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून यानी स्लिम अंतरिक्ष यान 1 महीने की लंबी जर्नी के बाद चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया है। अगर आगे सब ठीक रहता है तो जापान चांद पर रोबोटिक यान की सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन जाएगा। यह सॉफ्ट लैंडिंग जापान के साथ साथ पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय और आम लोगों के लिए खुशी की बात साबित होगी। लेकिन अंतरिक्ष क्षेत्र के गलियारों में धीमी आवाज में ये बात चल रही है कि शायद स्लिम की सफलता या विफलता भारत के आगामी चंद्रयान 4 मिशन को प्रभावित कर सकती है। चलिए फिर साथ में समझ लेते हैं आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है। लेकिन सबसे पहले समझना होगा कि स्लिम क्या है और इसमें क्या खास बात है। स्लिम जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा द्वारा बनाया गया एक अंतरिक्ष यान है। इसे 7 सितंबर 2023 को तनेगाशिमा स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया था। लॉन्च के समय इसका वजन केवल 590 केजी था। यह चंद्रयान 3 के वजन का लगभग 7वां हिस्सा है। चंद्रयान 3 का वजन लॉन्च के समय 3900 केजी था। ऑब्वियसली चंद्रयान 3 मिशन उपकरणों का एक बड़ा समूह भी साथ ले गया था, इसलिए भारी था। स्लिम को H2A रॉकेट पर अगली पीढ़ी के एक्सरे अंतरिक्ष दूरबीन एक्सरिज्म के साथ लॉन्च किया गया था। जाक्सा ने स्लिम और एक्सरिज्म को एक साथ लॉन्च करने की योजना बनाई थी, इसलिए एक्सरिज्म को तैयार करने में देरी के कारण स्लिम की लॉन्च तिथि 2021 से टलकर 2023 हो गई। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने और रूस के लूना 25 अंतरिक्ष यान के विफल होने के 2 सप्ताह के बाद ही जाक्सा ने स्लिम को लॉन्च किया था। आपको बता दें कि स्लिम इस साल चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का जापान का दूसरा अटेम्प्ट है। अब समझते हैं कि स्लिम में क्या खास बात है। स्लिम हल्का है क्योंकि इसमें बहुत कम ईंधन लगता है। चंद्रयान 3 कुल 3.9 टन का था, जिसमें अकेले प्रोपल्शन मॉड्यूल का वजन 2.1 टन था। यही कारण है कि चंद्रयान 3 मिशन, जिसको 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, होहमैन ट्रांसफर ऑर्बिट नामक रास्ते पर चलते हुए 1 महीने से भी कम समय में चंद्रयान 3 चंद्रमा तक पहुंच गया था। दूसरी तरफ इसी यात्रा में स्लिम को 4 महीने लग गए क्योंकि इसने कमजोर स्थिरता सीमा सिद्धांत के आधार पर लंबे लेकिन अधिक ईंधन किफायती रास्ते को चुना है। कुल मिलाकर स्लिम को आप अंतरिक्ष यानों का बजाज प्लैटिना भी कह सकते हैं। मतलब स्लिम का बढ़िया माइलेज निकल कर आया है। यह सब ठीक है, लेकिन स्लिम चंद्रमा पर पहुंचने के बाद क्या काम करेगा? देखिए, जैसे रोहित शर्मा को हिटमैन कहा जाता है, विराट को रन मशीन कहा जाता है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है, वैसे ही स्लिम को मून स्नाइपर कहा जाता है। स्लिम का मून स्नाइपर होना ही इसकी असाधारण विशेषता है। अगर आपने कॉल ऑफ ड्यूटी या पबजी जैसे गेम खेले होंगे, ऐसे खेलना नहीं चाहिए, तो आपको पता होगा कि स्नाइपर एक गन होती है जो अचूक निशाना लगाने के लिए डिजाइन की जाती है। स्लिम भी चांद पर अचूक निशाना लगाएगा, लेकिन यह निशाना चांद को तबाह करने का नहीं होगा, बल्कि यह निशाना होगा इसकी लैंडिंग का। यह अपने चुने हुए लैंडिंग स्पॉट के 100 मीटर के भीतर उतरने का प्रयास करेगा। चंद्रमा पर उतरने वाले मिशनों के इतिहास को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह असामान्य है। उदाहरण के लिए चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को एक क्षेत्र में उतारने के लिए डिजाइन किया गया था जो 4 किलोमीटर लंबी डाउन रेंज और 2.5 किलोमीटर चौड़ी क्रॉस रेंज का था। और फाइनली यह पूर्व निर्धारित स्पॉट से 350 मीटर दूर एक स्थान पर उतरा। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर में 20x7 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के सेंटर पर लैंड कराने का तय किया गया था और यह उतरा 2.4 किलोमीटर दूर। इतिहास में सबसे सटीक चंद्रमा लैंडिंग चीन के चांगई 3 अंतरिक्ष यान की थी। यह 2013 में चंद्रमा पर मारे एम्ब्रियम नामक स्पॉट में अपने चुने हुए स्थान से मात्र 89 मीटर दूर उतरा था। हालांकि लैंडिंग की रेंज काफी बड़ी तय की गई थी। अब आप समझ सकते हैं कि स्लिम इतना खास क्यों है। स्लिम चंद्रमा पर अब तक तय की गई सबसे छोटी लैंडिंग रेंज में सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करने वाला है।
देखिए, ईंधन को छोड़कर इसका वजन केवल 120 केजी ही है। इसका कम वजन और इसका छोटा आकार इसे अधिक गतिशीलता प्रदान करके इस प्रयास में मदद करेगा। अब आते हैं शुरुआत के सवाल की तरफ कि कैसे स्लिम चंद्रयान 4 को प्रभावित करेगा। आपको पता ही है कि इसरो ने 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर यान की सॉफ्ट लैंडिंग करके अपने चंद्रयान 3 मिशन को कंप्लीट किया। इसी के साथ भारत के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम का दूसरा चरण भी समाप्त हो गया। अब चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के तीसरे चरण का पहला मिशन होगा लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी ल्यूपेक्स मिशन, चंद्रयान 4। इसी को कहते हैं चंद्रयान 4। ल्यूपेक्स एक भारतीय जापानी संयुक्त प्रयास होगा। हालांकि जाक्सा ने ल्यूपेक्स को मंजूरी दे दी है, लेकिन भारत ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। यह 2026 में लॉन्च होने वाला है। यह चंद्रयान 3 की तुलना में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बहुत करीब एक क्षेत्र का पता लगाएगा और यही बात है जो स्लिम के परफॉर्मेंस पर टिकी हुई है। अब चंद्रमा के दोनों ध्रुवों के पास का इलाका गोल्फ कोर्स के जैसा सपाट तो है नहीं, ये इलाका है चट्टानी, कई गड्ढों से और खड़ी ढलानों से भरा हुआ। अब अगर यहीं चंद्रयान 4 को उतरना है तो मिशन की सटीकता एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। अगर साइट पर नहीं उतरा जा सकता तो यान को यथासंभव साइट के करीब उतरना होगा। अब अगर स्लिम सटीक लैंडिंग का कारनामा कर दिखाता है तो चंद्रयान 4 के सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आज है 28 दिसंबर। आज ही के दिन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत एक ऐसी पार्टी के रूप में हुई जो शुरुआत में केवल भारत में ब्रिटिश नीति को प्रभावित करना चाहती थी। बाद के समय में यह भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के शीर्ष पर आ गई। फिर स्वतंत्रता के बाद के भारत में यह एक महत्वपूर्ण पार्टी बनी और आज इस पार्टी में गिरावट भी देखी जा रही है, जो आज भी जारी है। तो चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस पर इसके बारे में सामान्य सी चर्चा करते हैं। देखिए, कांग्रेस के गठन से पहले देश में अखिल भारतीय संस्था के गठन की भूमिका तैयार हो चुकी थी। 19वीं सदी के छठे दशक से ही राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण में लगे हुए थे, लेकिन इस विचार को प्रैक्टिकल रूप देने का श्रेय एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम को मिला। 1884 में A.O. ह्यूम के प्रयास से एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई थी। इस यूनियन ने पुणे में 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया और इस कार्य का उत्तरदायित्व भी A.O. ह्यूम को ही दिया गया। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने से यह सम्मेलन मुंबई में आयोजित हुआ। सम्मेलन में भारत के सभी प्रमुख शहरों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और यहीं सर्वप्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ। A.O. ह्यूम के अलावा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख आर्किटेक्ट माने जाते हैं। 28 दिसंबर 1885 को 72 समाज सुधारक, पत्रकार और वकील बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के लिए एकत्र हुए। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने की थी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ, जो उस समय कलकत्ता कहा जाता था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी बने। इन्होंने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो कि 1887 में मद्रास में हुआ। वहीं 1888 में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने, जो कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष थीं। वहीं दूसरी महिला और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थीं, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनाई गई थी। महात्मा गांधी ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगांव सम्मेलन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आजादी के बाद 1948 में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था जयपुर में और इस अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के मकसद की बात करें तो प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला था लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, दूसरा था भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना और राजनीतिक शिक्षा देना, तीसरा था उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन और समर्थन, चौथा था लोगों को जाति, धर्म एवं प्रांतीयता की भावना से ऊपर उठाकर उनमें एक राष्ट्रव्यापी भावना विकसित करना। देखिए, कांग्रेस की स्थापना की जब भी बात होती है तो सेफ्टी वॉल्व कॉन्सेप्ट की भी बात होगी। आइए समझते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या था। कहा जाता है कि A.O. ह्यूम ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में जिन मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सहयोग दिया था, उनमें सबसे प्रमुख था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ते हुए जन असंतोष के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की व्यवस्था करना। ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए A.O. ह्यूम को कुछ ऐसी सूचनाएं मिली थीं कि जल्द ही फिर से एक राष्ट्रीय विद्रोह होने वाला है।
यदि कांग्रेस का गठन हो जाए तो वह जनता की दबी हुई भावनाओं को बाहर निकलने का अवसर प्रदान करने वाली संस्था बन जाएगी और इस तरह ब्रिटिश सरकार किसी भी प्रकार की हानि से बच जाएगी। इसलिए एओ ह्यूम ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से अनुरोध किया था कि वह कांग्रेस की स्थापना में किसी भी तरह की रुकावट पैदा न करें। इसी को सेफ्टी वॉल्व का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ें। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए भयानक है, हम इसके बारे में हर समय सुनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या कितनी गंभीर है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के अनुसार हर साल 300 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है और इसमें से सभी का रिसाइकल नहीं किया जाता। यह प्लास्टिक संपूर्ण मानव आबादी के वजन के बराबर है। अब मैं जल्दी से कुछ फैक्ट्स और कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। दुनिया में उत्पादित कुल प्लास्टिक का केवल 9% ही रिसाइकल होता है। दुनिया भर में हर मिनट 2 मिलियन प्लास्टिक बैग का उपयोग किया जाता है। हर दिन हर मिनट 1 ट्रक प्लास्टिक समुद्र में फेंक दिया जाता है। दुनिया भर में समुद्र तट पर 73% कूड़ा प्लास्टिक है। हर मिनट 10 लाख प्लास्टिक की बोतलें खरीदी जाती हैं। 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक हो सकता है। महासागरों को प्रदूषित करने वाला 95% प्लास्टिक 10 नदियों द्वारा बहाया जाता है। 2050 तक 99% समुद्री पक्षी प्लास्टिक खा रहे होंगे। औसतन व्यक्ति हर साल 70,000 माइक्रो प्लास्टिक खाता है। ये फैक्ट्स बहुत डराने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। हाल ही में खबर आई है जिसमें बहुत जल्द दुनिया से सभी प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने का दावा किया जा रहा है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक ऐसी प्रोसेस को डेवलप किया है जिसका उपयोग करके कई अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक को रिसाइकिल करना बहुत आसान बन जाएगा। इस प्रोसेस में बड़ी मुश्किल से रिसाइकिल होने वाले मटेरियल जैसे पॉलीमर, रबर, जेल और चिपकने वाले सभी पदार्थों की पूरी श्रृंखला को आसानी से रिसाइकिल कर सकते हैं। देखिए, मुख्यतः थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट्स 2 प्रकार के प्लास्टिक हैं। ये दोनों पॉलीमर नामक अणुओं की लंबी श्रृंखला से बने हैं, लेकिन गर्म होने पर अलग अलग बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं। थर्मोप्लास्टिक को अधिक तापमान तक गर्म किया जा सकता है, एक सांचे में डाला जा सकता है और फिर मनचाहा आकार में ढालने के लिए ठंडा किया जा सकता है। बाद में इन्हें पिघलाया जा सकता है और रिसाइकलिंग करके अन्य आकार दिया जा सकता है। हालांकि खींचने या तनाव देने पर ये टूट सकते हैं। वहीं थर्मोसेट प्लास्टिक में पॉलीमर श्रृंखलाओं को एक नेटवर्क बनाने के लिए क्रॉस लिंक किया जाता है, जो उन्हें मजबूत और लचीला बनाता है। इनका उपयोग अक्सर मिश्रित सामग्री, पेंट, कोटिंग्स, रबर और जेल में किया जाता है। क्रॉसलिंक किसी पॉलीमर या अन्य जटिल अणु में परमाणुओं की अलग अलग श्रृंखलाओं के बीच एक रासायनिक बॉन्ड है। क्रॉसलिंक वाले प्लास्टिक गर्म होने पर पिघलने के बजाय जल जाते हैं। इस वजह से इनको रिसाइकिल करना बहुत कठिन है। अब शोधकर्ताओं ने थर्मोसेट पॉलीमर में घुलने वाले या डिग्रेडेबल बॉन्ड बनाने का एक तरीका विकसित किया ताकि उन्हें अधिक आसानी से दोबारा उपयोग करने लायक बना सके। शोधकर्ताओं ने उम्मीद जताई है कि इस मॉडल प्रणाली को चिपकने वाले सीलेंट और इलास्टोमर सहित अन्य प्रकार के पॉलीमर पर लागू किया जा सकता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले कुछ वक्त में हम सभी प्रकार के प्लास्टिक्स को रिसाइकिल कर पाएंगे और प्लास्टिक प्रदूषण को जड़ से खत्म कर पाएंगे। चलिए अगली खबर देखें। आप कभी ना कभी मॉल जरूर गए होंगे। सामान खरीदने के बाद जब आप किसी दुकान के बिलिंग काउंटर पर जाते हैं तो आपको एक कैरी बैग लेने के लिए अक्सर कहा जाता होगा, लेकिन ये कैरी बैग दुकानदार फ्री में नहीं देता, इसका भी कुछ चार्ज लिया जाता है। आप भी सोचते होंगे कि एक तो इतना खर्च करके सामान खरीदा और कैरी बैग का भी पैसा लिया जा रहा है। इतना सामान लेने के बाद कैरी बैग मिलना तो कस्टमर का जन्मसिद्ध अधिकार की तरह होना चाहिए। ऐसा ही एक व्यक्ति के साथ हुआ, उससे भी कैरी बैग का पैसा लिया गया। पेपर कैरी बैग के लिए 7 रुपए मांगे गए, लेकिन व्यक्ति नाराज हो गया और उपभोक्ता न्यायालय का दरवाजा खटखटा दिया, क्योंकि बात पैसे की नहीं है बल्कि कस्टमर के अधिकार की थी। अब इस मामले पर दिल्ली उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दुकानदार को पेपर कैरी बैग के लिए 7 रुपए वसूलने पर 3,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। कुछ समय पहले बेंगलुरु स्थित एक उपभोक्ता अदालत ने अपने लोगो वाले बैग के लिए 20 रुपए वसूलने के लिए फर्नीचर कंपनी आइकिया पर 3,000 रुपए का जुर्माना लगाया था।
चंडीगढ़ में एक स्टोर को चंडीगढ़ उपभोक्ता न्यायालय द्वारा 26,000 रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया था, क्योंकि उसने भी एक ग्राहक को कैरी बैग के लिए 10 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करने के लिए कहा। इन फैसलों के बावजूद रिटेलर्स ये तर्क देते हैं कि कोई भी कानून उन्हें ग्राहक से कैरी बैग के लिए पैसे लेने से नहीं रोकता। तो आइए समझ लें कि कानून है क्या। दरअसल समस्या की जड़ें आज से 13 साल पहले 2011 में देखने को मिलती हैं। 2011 में केंद्र सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम लाया गया था। इसमें कहा गया था कि रिटेलर्स द्वारा उपभोक्ताओं को कोई भी कैरी बैग मुफ्त में उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। लेकिन इस मामले में कैरी बैग का मतलब प्लास्टिक बैग था और यह नियम प्लास्टिक बैग के उपयोग को रोकने के लिए बनाया गया। रिटेलर्स ने इस नियम में लूपहोल ढूंढ लिया और इस नियम का फायदा उठाया। रिटेलर्स ने कागज और कपड़े की थैलियों के लिए भी चार्ज करना शुरू कर दिया, जिसका नियमों में स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा स्थानीय नागरिक निकायों को इनपुट की लागत और अपशिष्ट प्रबंधन की लागत को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक कैरी बैग की कीमत निर्धारित करनी थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। यह देखते हुए रिटेलर्स पेपर बैग के लिए चार्ज कर रहे थे और स्थानीय नागरिक कैरी बैग की कीमत तय करने में विफल रहे थे। केंद्र सरकार ने 2016 में इन नियमों में संशोधन किया। इसने कैरी बैग का स्पष्ट मूल्य निर्धारण नामक एक नया खंड पेश किया। इसमें प्लास्टिक बैग बेचने वाले रिटेलर्स से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क के रूप में एक निश्चित राशि का भुगतान करने को कहा गया और यह भी कहा गया कि दुकानों में नोटिस लगाना होगा कि प्लास्टिक बैग केवल भुगतान पर ही प्रदान किए जाएंगे। हालांकि ये भी काम नहीं आया। सरकार 2018 में एक और संशोधन लेकर आई, जिसमें 2016 के खंड को पूरी तरह से हटा दिया गया। नए नियमों में कैरी बैग की कीमत के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है और पिछले नियमों की तरह पेपर कैरी बैग के बारे में भी कुछ विशेष नहीं कहा गया है। इसलिए रिटेलर्स का तर्क है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो स्पष्ट रूप से कहता हो कि ग्राहकों को कैरी बैग मुफ्त में दिए जाने चाहिए। अब सवाल है कि क्या रिटेलर्स कैरी बैग के लिए ग्राहकों से कानूनी तौर पर शुल्क ले सकते हैं? जी हाँ, रिटेलर्स ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कई उपभोक्ता अदालतों ने माना है कि कस्टमर्स को पहले से सूचित किए बिना बैग के लिए चार्ज करना गैर कानूनी है। उदाहरण के लिए हाल के मामले में दिल्ली में उपभोक्ता अदालत ने माना कि पेमेंट प्रोसेस के दौरान कैरी बैग शुल्क के बारे में जानकारी प्रदान करने से ग्राहक को परेशानी होती है। अदालत ने कहा यह उपभोक्ता के किसी विशिष्ट आउटलेट को चुनने या न चुनने के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने के अधिकार को भी प्रभावित करता है। इसी तरह 2021 में हैदराबाद की एक उपभोक्ता अदालत ने फैसला सुनाया कि रिटेलर्स, जिस पर एक उपभोक्ता द्वारा मुकदमा दायर किया गया था, को सभी ग्राहकों को मुफ्त कैरी बैग प्रदान करना होगा यदि बैग पर कंपनी का लोगो छपा है तो। हालांकि अदालत ने यह भी माना कि रिटेलर्स ग्राहकों की पूर्व सूचना और सहमति से सादे कैरी बैग के लिए शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंडित मोतीराम पंडित मणिराम संगीत समारोह के 50 साल पूरे होने के मौके पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। यह स्मारक डाक टिकट डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। आपको बता दें, इस संगीत समारोह की शुरुआत पंडित जसराज जी ने 1972 में अपने पिता पंडित मोतीराम और उनके बड़े भाई पंडित मणिराम जी की स्मृति में की थी। यह हैदराबाद का सबसे पुराना संगीत समारोह है और इस विरासत को पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन ने आगे बढ़ाया। इस अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें सन ऑफ हैदराबाद भी कहा गया। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भारतीय शिक्षा जगत और उद्योगों के लिए एक विश्लेषण सॉफ्टवेयर फीस्ट विकसित किया है। इसका उपयोग रॉकेट, विमान, उपग्रह, भवन आदि सहित विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को 3 व्यापक श्रेणियों में उपलब्ध होगा: एकेडमिक, छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए; प्रीमियम, छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों के लिए; और प्रोफेशनल, बड़े पैमाने के अनुप्रयोगों के लिए। विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की टीम ने एक नए बैक्टीरिया की खोज की है, जिसका नाम उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा। दरअसल शोधकर्ताओं ने पौधों के वृद्धि को बढ़ावा देने में सक्षम बैक्टीरिया की खोज की है। यह बैक्टीरिया पोटेशियम और फास्फोरस को घुलनशील बनाता है और नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, जिससे पौधों को वृद्धि करने में सहायता मिलती है। यह बैक्टीरिया कृषि पद्धतियों में क्रांति ला सकता है और वाणिज्यिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने में सहायक हो सकता है। इसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर पेंटोइया टैगोरी रखा गया है। राष्ट्रपति ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश संजीव खन्ना को नालसा यानी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया है।
नालसा की स्थापना 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की गई थी। इसकी स्थापना समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के मकसद से की गई थी। शोधकर्ताओं की एक टीम ने केरल में एक यूरेशियन ओटर की खोज की है। यह स्तनपायी जीव इडुक्की के चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया है। इसका वैज्ञानिक नाम लुट्रा लुट्रा है। यह 3 महाद्वीपों अर्थात यूरोप, एशिया और अफ्रीका में वितरित है। भारत में यह पूर्वोत्तर, उत्तरी और दक्षिणी भारत में पाया जाता है। यह IUCN की संकट के समीप यानी नियर थ्रेटेंड सूची में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में शामिल है। चलिए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है, पेंटोइया टैगोरी बैक्टीरिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बैक्टीरिया पौधों की वृद्धि में सहायक है। इसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। आइए अब देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, नाटो से रिलेटेड निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। नाटो केवल एक सांस्कृतिक संगठन है। नाटो का सबसे नया सदस्य उत्तरी मैसेडोनिया है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या दोनों कथन गलत हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, दोनों कथन गलत हैं। अगला सवाल था, प्रेगनेंसी की कंडीशन में एनीमिया से पीड़ित होने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? बच्चे का समय से पहले जन्म, भ्रूण के विकास के साथ साथ गर्भपात, उच्च शिशु मृत्यु दर या फिर निम्न शिशु मृत्यु दर। सही जवाब है ऑप्शन डी, निम्न शिशु मृत्यु दर। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है और आज पूछे गए सवालों के जवाब भी कमेंट बॉक्स में देने हैं। नमस्कार।